कल क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। वो नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिससे सूत्र निकल के आता है F बराबर G m1 m2 बटा d स्क्वायर। यहीं पर जहां G क्या है? एक सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। जी का मात्रक किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही तो आया था निकल के। पर तुम क्या बोल रहे? सेकंड स्क्वायर कैसे बोल रहे हो? सेकंड स्क्वायर नहीं बोली तू, मैंने बोला मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, है ना? यहाँ बस। और इसका इसका क्या निकल के आया था? G बराबर बोलो F D स्क्वायर m1 m2, यही निकल के आया था। अरे क्या निकल के आया था? F बराबर G m1 m2 बटा d स्क्वायर, ये दो निकल के आए थे बस। फिर बाद में इसको सातवें नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पर लागू होता है, वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो। सातवें नियम का महत्व होता है क्या? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, चंद्रमा की गति, सूर्य और ज्वार भाटा उत्पन्न होना। अब मुक्त पतन, फ्री फॉल, यानी मान लो कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है? नीचे की ओर। किसी भी चीज को फेंक के देख लो आप, कहाँ आएगी? नीचे की ओर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे की ओर कौन काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अब वस्तु पर कोई बल तो अलग कोई और कोई काम करेगा? वस्तु एकदम स्वतंत्र रूप से नीचे करती है। हाँ हाँ, वो कोई नहीं, उसको रहने दो, आना। तो यानी वस्तु जब गिर रही है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको रोकेगा कोई नहीं रोक सकता। वस्तु एकदम क्या करेगी? स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है। क्या? वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? मुक्त पतन। कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है? मुक्त पतन, फ्री फॉल। देखो नाम में भी आ रहा है फ्री यानी स्वतंत्र, फॉल यानी गिरना या पतन, इसलिए इसको पतन का मुक्त पतन का है ना। तो देखो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरना। इसका उदाहरण बताऊं तुम्हें अभी? बताओ, अपनी कॉपी दो एक बार और एक पेज फाड़ के दो, छोटे वाला, है ना? दो मेरे को, सुनो। देखो क्या कॉपी है, कॉपी को नीचे से नहीं डालना चाहिए, वैसे वो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो हो जाएगी। देखो सही है, डालूंगा तो कहाँ गिरेंगे? नीचे, क्योंकि क्या नीचे क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्री फॉल होगा क्या? फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि देखो जब एक गिरेगा ना गुरुत्वाकर्षण बल, अब इसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न क्या होएगा? त्वरण उत्पन्न होएगा नहीं होएगा? नहीं होगा, क्योंकि बल उत्पन्न होता है तो त्वरण भी उत्पन्न होता है। तो ये समान रूप से गिरनी चाहिए, यानी साथ साथ गिरनी चाहिए, लेकिन साथ साथ क्यों नहीं गिरेगी? इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा। ऐसा नहीं है, या द्रव्यमान काम नहीं करेगा, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन देखो अभी मैं डाल के दे रहा हूं, ठीक है? पहले कौन गिरेगी? बुक गिरेगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब देखो, अब देखना, देख अब कौन गिरे पहले। देखो हवा का ही कारण हो सकता है कि हवा की में उड़ जाए, लेकिन वरना साथ साथ ही गिरेगी। देख लो, दोबारा देखो, इसे ही बोलते हैं फ्री फॉल, यानी दोनों साथ साथ गिरनी चाहिए, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता। ये होता है फ्री फॉल, है ना? कहने का मतलब और दिखाऊंगा, एक और दिखाऊंगा तुम्हें, बोतल वाला दिखाऊंगा पानी का, कि फ्री फॉल कब होता है। यानी यदि तुम्हें इन दोनों चीजों को देखना है कि ये दोनों एक साथ गिरे, तो तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा? निर्वात पैदा करना पड़ेगा, यानी हवा को बिल्कुल शुद्ध नहीं करना पड़ेगा, वायु नहीं होनी चाहिए, तब देखना तुम इसको गिराओगे। मैं तुम्हें इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि उस वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम क्या था? हाँ क्या था? अरे उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम्हारी किताब में ना लगा, पैसा की इटली से गिराया था उसने। हाँ है तुम्हारे आगे? नहीं, आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने क्या किया कि वो एक ऊंची इमारत पर चला गया और ऊंची इमारत पर जाकर उसने गिराया। किसको? एक सेब लिया और एक दूसरी चीज ले लिया, दोनों को जब गिराया तो उसने पहले नियम लगाया था कि दोनों पर तो दोनों वस्तुएं गिरेगी, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर यह गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता।
है ना, दोनों के दरमियान परिमेय वो आगे समझ में आएगा तुम्हें, तो उसको बाद में वहां समझा देंगे। तो अभी तो इतना ध्यान रखना है। और तुमने देख भी लिया है क्या फ्री फॉल होता है, कॉपी का और पेज का एक साथ फ्री फॉल हो रहा है, तो क्या होएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन। लिखो, दिख गया था क्या इसमें, दिख गया था, चेयर नहीं दिखी थी, कोई बात नहीं, चेहरे तो नहीं दिखी ना। देखो गुरुत्वीय बल के कारण, हाँ बल के कारण वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरना। अरे रिपीट मत करे, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। हो गया। अब मेरे को बताओ, जब ये वस्तु गिर रही है तो क्या इस वस्तु में कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न होगा, वेग होता नहीं होता, यानी कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, वेग। वेग के साथ साथ क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। और ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बल पर, क्योंकि 100% है, तुम किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसमें वेग त्वरण ये चीजें उत्पन्न होगी ही होगी। ये होगी नहीं तो गति नहीं करेगी, क्योंकि बिना वेग की गति थोड़ी करती है कोई वस्तु, नहीं करती, और बिना बल लगाए भी नहीं करती। तो बल जब लग रहा है कहाँ, नीचे की ओर, तो 100% वेग और त्वरण आएंगे ही आएंगे। तो बताओ, जब ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो वेग पैदा होगा, तो बताओ इस वस्तु की जो वेग पैदा हुआ उसमें वेग, उसकी दिशा बदलती है या नहीं बदलती। जब नीचे गिर रही है, जैसे मैंने आपके सामने कॉपी गिराई है तो उसकी दिशा बदली है क्या, बदली है क्या, मैं कॉपी को यहाँ गिराऊं, कॉपी वहां गिरी है जाके, नहीं, बिल्कुल, है ना। तो इसमें यही होता है कि मुक्त पतन में वस्तु के वेग में या वस्तु की वेग की दिशा नहीं बदलती, वो अपरिवर्तित रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो अगला यही लिखो एरो में। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की, मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा नहीं बदलती, वस्तु की वेग की दिशा नहीं बदलती। अब आपने ये तो देख लिया कि वेग की दिशा तो नहीं बदल रही, लेकिन क्या वेग का जो परिमाण मान वो भी नहीं बदलता क्या, वो तो बदलता है। क्योंकि मैंने यहाँ गिराया, आप किसी दूसरी ऊंची बिल्डिंग से गिराओ तो वस्तु टाइम क्या लेगी, टाइम लेगी और चेंज भी होगी, कभी स्पीड भी तेज भी हो सकती है, कम भी, क्योंकि वह हवा ऊपर की ओर क्या लगाएगी, बल लगेगा, होता है ना कभी कभी। तो तुम ही गिर के देख रहे कहीं ऊंचाई से, तो तुम्हें हवा महसूस होगी और बल क्या लगे, क्योंकि हाँ ऊपर की ओर क्या लगाती है, बल लगाती है, जिसको बोलते हैं वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध कहते हैं उसको। इसलिए तो वेग का परिमाण में, यानी वेग के मान में तो चेंज हो जाता है, लेकिन वेग की दिशा में चेंज नहीं होता, दिशा वही रहती है। ऐसा कह रहा हूं, मेरे कभी गिरे हो तो, मैं तो गिरा हूं तो मेरे को तो पता है ना। अब देखो तो वस्तु के वेग में तो परिवर्तन होगा ना, वेग की दिशा में नहीं होगा, वेग में होगा परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, त्वरण। स्वयं खासकर तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे मुंह से कुछ भी जवाब नहीं आता कि पीछे बैठे को। हाँ? क्या पढ़ रहे हो तुम फिर, तुम्हारे पिछले पाठ के पूछ रहा मैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अब आ रहा है तेरे को याद ही। हाँ तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। अब बताओ उसको तुम सामान्यतः त्वरण ही कहोगे या फिर और कुछ नाम दोगे उसको, बताओ, त्वरण ही कहोगे क्या, रियल में कहेंगे तो त्वरण ही, लेकिन वो चेंज वस्तु में जो त्वरण पैदा हुआ है वो किसके कारण पैदा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए उस त्वरण को कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम दे दिया गुरुत्वीय त्वरण। और इसे ए के द्वारा दर्शाया गया, नहीं, स्मॉल जी के द्वारा, क्योंकि वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, इसलिए जी। तो गुरुत्वाकर्षण की या गुरुत्वीय त्वरण की क्या परिभाषा जाएगी, क्या, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। हैशटैग में अगला यही है ना, तो हैशटैग में लिख लो गुरुत्वीय त्वरण।
बस वही है जो तुमने गति के नियम पढ़े, वही चीजें आई हैं यहाँ, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हाँ, गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ, लिख लिया करो, बाकी आगे काम देगी तुम्हें। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। निकलिए, अब देखो सामने ध्यान दो। ये जमीन पर कोई भाई साहब खड़ा है, ठीक है, खड़ा। अब इसके जैसी इच्छा हुई कि कोई किसी वस्तु को कहां फेंक रहा है, ये ऊपर की ओर फेंक रहा है। कहां फेंक रहा है? ऊपर की ओर फेंक दिया। ये मान लो इसने इस वस्तु को, ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु है नहीं। अब वस्तु फेंक के कोई भी छोटी छोटी वस्तु ले लो, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एम मान लिया, स्मॉल एम, क्योंकि आगे काम आएगा ये, स्मॉल एम मान लिया। अब तुम्हें पता है ये वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वापस कहां आएगी, नीचे की ओर। नीचे की ओर कौन काम करेगा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ। चलो यहाँ एफ काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नीचे की ओर गिर रही है, बल आया, तो यहाँ पे त्वरण पैदा होगा, होगा नहीं होगा, त्वरण पैदा होगा ना, तो वो त्वरण। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, इसे स्मॉल जी द्वारा दर्शाते हैं। हो गया, देखो दोबारा कि इस भाई साहब ने, मैं ही मान लू मैं ही हूं ये, तो मैंने क्या फेंका, एक पत्थर उठाया, पत्थर को उठा के ऊपर फेंक दिया। पत्थर का द्रव्यमान मेरे को नहीं पता है, मैं तो क्या मैं मान के करेंगे, बाकी फिर तुम देख लेना हिसाब से। फिर अब एक निश्चित ऊंचाई पर गया, यहाँ पर गया, ये मैंने खूब जोर लगा के फेंका और वापस कहाँ आएगा, नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, अब जी उत्पन्न होगा, होगा ना, ठीक है। तो अब इस पर जो लगा बल है उसका मान कैसे निकालू मैं, पिंड पर लगा। तो हम जानते हैं कि बल का मान क्या होता है, एफ बराबर, पढ़ लिया ना हमने गति के दूसरे नियम में आ गया था ना, ए बराबर एम ए। लेकिन मैं ए नहीं रखूंगा यहाँ, क्योंकि वस्तु में अब यहाँ ए पैदा नहीं हो रहा। क्या पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, ए थोड़ी लेंगे, ये सीधी रेखा में गति थोड़ी कर रहा है, ऊपर से नीचे गति कर रहा है। और जब ऊपर से नीचे वस्तु गति करती है तो वहां ए नहीं लेते, क्या लेते हैं, जी। ये भी प्रकार का त्वरणी है, ठीक है, एफ बराबर एम जी, समीकरण नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पहले सिद्ध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण है, एफ बराबर जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर होता है। तो उस ऐप का मान यहां रख सकता हूं ना मैं, इसके इक्वल में, क्योंकि यहाँ ऐप है, रख सकता हूं, रखू। अब मेरे को बताओ यहाँ m1 m2 रखू, क्या रखू, मेरे को बताओ, m1 m2 रखू क्या, हाँ बताओ। वहां हम m1 m2 इसलिए रख रहे थे क्योंकि दो पिंड लिए थे यहाँ। अब यहाँ इसका द्रव्यमान क्या है, m, और दूसरी वस्तु क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, m। उसको हम कैपिटल m मान सकते हैं, मान सकता हूं क्या, या तुम कहो जो मान लो भाई, क्योंकि स्मॉल तो उसका किसका मान लिया हमने, वस्तु का। तो हो जाएगा g कैपिटल m स्मॉल m, f की जगह बटा डी स्क्वायर बराबर स्मॉल m g। सही है। अब बताओ यहाँ कोई चीज कट रही है क्या, बताओ क्या कट रहा है, ये तो कैपिटल जी है भाई, नहीं कट रही। तो जी का मात्रा क्या निकलेगा बताओ, जी का सूत्र जी बराबर जी कैपिटल एम
बटा डी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे जहां जी बराबर तो सार्वत्रिक नियतांक है, कैपिटल एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है और डी बराबर वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। समझने की बात यह है, यहाँ हम m1 m2 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि वहां तो हम वस्तुएं मानी थे दो, अब यहाँ क्या मान रहे हैं हम, m तो इसका द्रव्यमान मान रहे हैं और कैपिटल M किसका, पृथ्वी का, क्योंकि दोनों की तो तुलना करेंगे हम भाई, इसके बीच की बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण। अभी हमें अलग मानता था कि भाई दो व्यक्ति तो दोनों का अलग ले लेते थे, इसलिए m1 m2 नहीं माना माने वहां पे। तो ये सूत्र निकल के आएगा किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है g कैपिटल M बटा डी स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ, जो कैपिटल G आया यहाँ ओ स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण है ये इन पर किस पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और उनके बीच की दूरी पर। बताओ वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या, उनके बीच की दूरी पर कर रहा है, सही है। यानी बराबर में जो जो इसके साथ रखे हुए हैं ना उन पे डिपेंड है, ये उनके अनुसार चेंज होगा। डी पर कर रहा है ये, एम पर कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका फिक्स मान है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल एम और कैपिटल एम तो क्या है, किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये उनके बीच की दूरी। पिंड का कहाँ है, पिंड का कहाँ है, पिंड का कट गया। इसका मतलब कहने का मतलब ये लाइन ये होती है कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी वस्तु चाहे से मोटी हो बड़ी हो कितनी बड़ी हो सब पर समान रूप से लगता है। फिर हमें वस्तुएं समान रूप से गिरती क्यों नहीं दिखाई दी, अभी हमने कॉपी को और पेज को गिराया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा बहुत वायु का प्रतिरोध ऊपर लगता है ना, इस वजह से होता है। वरना तुम इसको कहाँ गिराओ, बिना वायु के प्रतिरोध में, यानी जानिया जहां हवा नहीं हो, निर्वात में, निर्वात में गिराओगे ना तो दोनों वस्तु क्या गिरेगी, सेम टाइम पे सेम समय पे गिरेगी, इसलिए ऐसा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी वीडियो, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना आर्किमिडीज ने, वो किया था कि निर्वात पैदा किया और निर्वात पैदा करके दो वस्तुएं ली, एक तो बोल ली थी और एक वो पंखा था ना मोर पंख, वो वाला लिया था। अब दोनों बोल का द्रव्यमान कितना, मोर पंख, जब उसने निर्वात में दोनों को एक साथ गिराया तो दोनों एग्जैक्ट टाइम पे गिर रही है। क्यों, क्योंकि वहां हवा का प्रतिरोध है ही नहीं, इसलिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान भी निकालेंगे अभी, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सभी पर समान रूप से लगता है, नीचे की ओर समान रूप से गिरेगी वो, तो ये निकल गया है। तब इसको हम कैसे करेंगे कि माना m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण g पैदा होता है, तो हम जानते हैं बराबर m ए लेगा क्या बीबी, यहाँ F बराबर mg, लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि F बराबर g m1 m2 बटा डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वह लेना है कि F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बटा डी स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा और g का मान निकल के आ जाएगा। लिखो यही, हाँ ऐसे लगा के लिख लो। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र उत्पन्न करना, ये फिर बोला देता हूं यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र उत्पन्न करना। लिखो, माना, अब तुम पत्र वत्र कुछ भी फेंक सकते हो तुम्हारे हिसाब से, माना स्मॉल m है ना, स्मॉल m, माना m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, माना m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह वस्तु निश्चित ऊंचाई पर जाकर गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरती है, गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरती है। तब उसमें गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होता है,
तो उत्पन्न होता है तो गति के दूसरे नियम से। F बराबर स्मॉल एम जी, समीकरण नंबर 1। F बराबर एम जी। अब अगले रो में लिखो, हम जानते हैं कि F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। हाँ कैपिटल जी आएगा यहाँ, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर होता है जहां कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। हम जानते हैं कि F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर होता है जहां कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर F का मान है ना, लिखोगे द्रव्यमान, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो अभी रखा था मैंने ऐप का, इस ऐप की जगह रखो यहाँ मान, ये रहा ना F बराबर एम जी, तो इस ऐप का मान वहां रखो, इसका मान ये कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर बराबर में क्या है स्मॉल एम जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम, सूत्र निकल के आ जाएगा नया। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। हाँ अरे ये मान रखना है समीकरण 1 में, रख भी दिए, क्या निकल के आया सूत्र, फिर रख दो। कैपिटल एम डी स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। हाँ स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इसके नीचे लिख देना जहां कैपिटल जी तो सार्वत्रिक नियतांक है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान और डी वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। हाँ जहां जी बराबर साथ में, हाँ उसके नीचे लिख दो सूत्र के नीचे, जहां जी बराबर, या फिर सूत्र के साइड में जगह हुई ना वहां लिख दो, सूत्र के साइड में जगह दूरी, वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। द्रव्यमान अब लिखो अगले में, समीकरण 2 से हमें हाँ अगले समीकरण 2 से हमें किसी वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का पता चलता है। गुरुत्वीय त्वरण का पता चलता है। बस ये होगा। अब इस जी का मान तुम्हें निकालना है।
कैसे निकालना है वो कल बताएंगे, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। क्योंकि देखो अपने को जी का नाम, जी का मान भी पता है, कितना बताओ, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। एम का मान उसने बताया, पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स है 6 गुणा 10 की पावर 24, 6 गुणा 10 की पावर 24। और उसके बाद में पृथ्वी की त्रिज्या भी दे रखी है उसने, त्रिज्या को दूरी मानेंगे हम वहां से वहां तक, तो त्रिज्या होती है कितनी, देखो अपनी किताब में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने, पहले वाले पेज में दे रखी है पृथ्वी की त्रिज्या। हाँ उसने उसमें पॉइंट में दे रखी है। अरे कैसे नहीं दे रखी, तुम्हारे कहने से नहीं दे रखी क्या? ये 6.4 गुणा 10 की पावर 6। अब इसको कल सोल्व करवाएंगे, क्योंकि यहीं से मान निकल के आएगा अपने पास, कितना कितना निकल के आ जाएगा। सुनो अपने पास मान निकल के आएगा G बराबर 9.8। अब तुम सोच लो, देख लो कितना सोल्व होगा, ये सोल्व होंगे पूरे, जब जाके कितना निकल के आएगा 9.8 कैसे निकल के आएगा। अगर तुमसे हो तो घर पे कोशिश करना, वरना फिर मैं यहाँ करवाऊंगा। तुम्हें ये चीजें शायद 10th में सीखी हो, 8th में सीखी होगी, और 10 की पावर -11 कब कब हो जाती है। हाँ हाँ 6.4 गुणा 10 की पावर 6, 2 बार होगी क्योंकि डी स्क्वायर है, इसलिए कल करवाएंगे। हाँ 6.4 गुणा 10 की पावर 6, 6.4 गुणा 10 की पावर 6। हाँ करोगे, करके देखना कोशिश। आज तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल नहीं है, आज यही है तुम्हारे लिए, करके देखना 9.8 आता है नहीं आता। 9.8 9.9 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 9.9 भी आ रहा है ना तो भी सही है। हाँ 6.4 गुणा, लिख लो, मैं लिख देता हूँ। पृथ्वी का द्रव्यमान तो है 6 गुणा 10 की पावर कितनी है 24, और डी कितनी है 6.4 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, करके देखना होता नहीं होता। सबका मान है तुम्हारे पास, जी का भी है, एम का भी है और डी का भी है। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर मैं करवाऊंगा कल।